Hello everyone, today we are going to start topic electric flux. Electric flux important. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं हम फाई से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे फाई ई। इसका फॉर्मूला होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ए। ई डॉट ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। इट मीन्स हम इसको डिनोट कर सकते हैं ई डॉट डी एस, क्योंकि आपको बुक्स में ये ई डॉट डी एक्स मिलेगा तो आप डी एस ही लिख लो। ओके, अब इसको ओपन करेंगे कि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये आएगा हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब ये देखो, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा हमारे पास, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये तो आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास एक एरिया कंसीडर करते हैं कि ये मेरे पास एरिया है, ठीक है। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास इस तरह से है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये मैंने एक प्लेन सरफेस एरिया ले लिया। इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी एक 8 पास नहीं हो रही और 1 पास नहीं हो रही, बाकी आपके पास ये सारी पास हो रही है। मीन्स कितनी पास हो रही है? 6 पास हो रही है। तो आपके पास जो फ्लक्स है वो क्या होगा? 6 होगा। अब इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूज करते हैं इस तरह से, और मैंने इसमें एक एरिया और कंसीडर किया। अब ये देखो, इसमें से हमारे पास कितनी लाइंस पास हो रही है? इस एरिया में से ओनली 2 लाइंस पास हो रही है। तो यही हमारे पास क्या है? फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स है। ओके, तो क्या समझ आया आपको कि जितने एरिया में से जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो क्या होगा? आपके पास फ्लक्स होगा। क्या होगा? फ्लक्स होगा। अब ये जो फ्लक्स है हमारे पास, ये तो पता चल गया हमारे पास कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि 6 और 2 कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। ये भी पता चल गया कि जितनी लाइंस पास होंगी वही हमारे पास फ्लक्स है। अब ये कहोगे कि मैम ये फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। लेकिन जो ये लाइंस है हमारे पास, ये डिपेंड करेंगी ना एरिया पर। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एयर का, हवा का। हवा के लिए मैंने एक विंडो ओपन की, और एक विंडो ओपन करने पर कि एयर क्या हुई? उस विंडो में से अंदर आई। फिर मैं 2 विंडो ओपन कर दूं उसी रूम की, तो एयर क्या हो गया? मेरे पास ज्यादा आएगी। तो क्या हुआ? जब मैंने विंडो को पहले एक विंडो ओपन की, फिर मैंने दूसरी विंडो ओपन की, इसका मतलब क्या हुआ? विंडो का एरिया चेंज हो रहा है। एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही क्या होंगी? पास होंगी। क्लियर है कि जितना हमने देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा था इस प्लेन सरफेस का तो लाइंस आपके पास ज्यादा पास हुई। यहाँ पर आपके पास एरिया मैंने स्मॉल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कम पास हुई। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके पास एरिया पर। और किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, कि जितनी पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। अब बात आती है आपके पास एंगल की। एंगल क्या होगा हमारे पास? जैसे ये मेरे पास ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड के अंदर एंटर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब इस तरह से एंटर। ये बोर्ड है और मैं मार्कर को इस तरह से लेके जाऊंगी तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो जितनी मैं इसमें परपेंडिकुलर लाइंस, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी पता है कि वो नॉर्मल फॉल होती है, नॉर्मल एंटर करती है, तो वो इस तरह से आपके पास नॉर्मली जाएगी तो क्रॉस हो जाएगी। यदि वो आपके पास लाइंस इस तरह से पास हो, क्या वो कभी भी एंटर करेंगी उसके अंदर? क्रॉस करेंगी उसको? कभी नहीं करेंगी, क्योंकि जो ये वाला कंपोनेंट होगा इसके पैरेलल वाला, ये वाला कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट क्या होगा? आपके पास कंसीडर नहीं होगा। कौन सा होगा? ये वाला होगा।
ओके, अब फिर ये कहोगी कि मैम आप तो परपेंडिकुलर कह रहे हो, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर आपके पास आएगा कि जो ये एरिया है, जो एरिया है वो एरिया आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब तक आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पास एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एरिया हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने प्लेन कंसीडर किया 3D, x, y और z। इसमें मैंने एक स्क्वायर कंसीडर किया है, a, b, c, d। ओके, मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन मुझे वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, a वेक्टर क्रॉस में b c, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं, ए बी इंटू में बी सी इंटू में साइन थीटा, क्योंकि मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटी है। ए बी स्क्वायर है तो ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास, ए इंटू ए, तो क्या बन जाएगी आपके पास ए स्क्वायर, और इनके बीच में एंगल कितना होता है स्क्वायर में, 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। अब पता चलेगी आपके पास डायरेक्शन भी आनी चाहिए। ये आपके पास कैसे है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, तो ये आएगा आपके पास आई। ये किसके एक्सिस के है, वाई, तो कंपोनेंट क्या हो गया, जे। तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है आपके पास, के इक्वल होता है। तो डायरेक्शन किधर होगी इसकी, के, मींस परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी, परपेंडिकुलर। ओके, आया समझ। अब इसी तरह से हमारे पास जब 2D का होगा, तो जो मेरे पास उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, या तो वो पॉजिटिव के में होगी, या वो पॉजिटिव क्या होगी, सॉरी माइनस के में होगी, या तो पॉजिटिव के होगी या फिर वो माइनस के होगी। ओके, या तो वो बाहर की तरफ निकलेगा, मींस कि जैसे ये एक एरिया होगा, एक ऊपर की तरफ इस तरह से और एक नीचे की तरफ इस तरह से। ये हो गया आपके पास। ऐसे ही एक स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर में क्या होगी डायरेक्शन, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। हमेशा हम बाहर वाली डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। ओके, कौन सी डायरेक्शन को करेंगे, बाहर वाली। अब आते हैं हम 3D में। 3D में हमारे पास इस तरह से है, 3D में। अब 3D में कैसे होगी, अब देखो इसका वेक्टर इधर भी होगा, एरिया वेक्टर, और इधर भी होगा। इस फेस का हमारे पास अंदर भी होगा, उस अंदर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें हम बाहर वाले को कंसीडर करेंगे। क्लियर। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो मेरे पास सिंपल 2D वाला होगा उसमें मेरे पास बाहर भी की तरफ भी डायरेक्शन होगी, अंदर की तरफ भी होगी। मतलब कि जैसे ये प्लेन सरफेस है, ये ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन और नीचे की तरफ भी डायरेक्शन। जब 3D के केस में होगा, अंदर वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, अंदर वाले को नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, बाहर वाले को लेना है। और ये जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा ही कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं इस बुक को लेती हूँ इस तरह से, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। जब ये सरफेस इसका मूव करेगा ऐसे, तो ये भी एरिया वेक्टर भी आपका इस तरह से क्या होगा, मूव करेगा, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरह से। लेकिन ये हमेशा ही क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब आती है बात आपके पास, जितनी ज्यादा लाइंस क्रॉस होंगी उतना ही आपका फ्लक्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही फ्लक्स बढ़ेगा। अब बात आती है एंगल की। एंगल देखो कि एंगल में हमने कॉस कंपोनेंट क्यों लिया है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसमें मैंने एरिया कंसीडर किया, एरिया कंसीडर किया है। ओके, अब ये देखो मैं इसमें ये लाइंस इस तरह से ली हैं, लेकिन मैं एरिया कंसीडर करके इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ना लूं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेती हूँ। ओके, क्या लेती हूँ, इस तरह से। लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा।
और एरिया वेक्टर को जो डिनोट करेंगे हम एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। ओके, तो इसमें जो हमारे पास होगा ये जो थीटा है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, तो ये कंपोनेंट में हमारे पास इस तरह से रिजॉल्व होगा। तो रिजॉल्व होकर ये मेरे पास रिजल्टेंट, तो ये हमारे पास देखो इस तरह से देखना है हमें, ये मेरे पास रिजल्टेंट ई हो गई, ये इसके बीच में थीटा एंगल हो गया। इस कंपोनेंट को रिजर्व करो ई कॉस थीटा, और ये बनेगा आपके पास ई साइन थीटा। तो जो ई कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा हमारे पास, ये एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, इसके अलोंग। और ये जो वाला कंपोनेंट होगा, मैंने अभी कहा था कि जो इसके वाला ये कंपोनेंट होगा, ये तो कभी भी एंटर नहीं करेगा। एंटर कौन सा वाला करेगा? ये वाला एंटर करेगा। तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है आपका? नेग्लेक्ट। तो कौन सा कंपोनेंट चलता है आपका? कॉस थीटा का कंपोनेंट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने साइन थीटा को कंपोनेंट को क्यों लिया है और कॉस को हमने क्यों नेग्लेक्ट, सॉरी कॉस थीटा को लिया है और साइन थीटा के कंपोनेंट को क्यों नेग्लेक्ट किया है। ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई इसकी हमारे पास। अब बात आती है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब यूनिट आ जाओ इसकी, यूनिट क्या होगी फ्लक्स की? फ्लक्स की यूनिट पे आ जाओ। ई क्या होते हैं आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। आपको पता होगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, न्यूटन पर कूलम। एरिया की क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया इसका? न्यूटन का आपको पता है m1 L1 T-2 L2 और कूलम का अपॉन में 80। तो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m1 L3 T-2 है, ये -3 हो जाएगा, a-1। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, आई होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम भी बोलते हैं इसको, गॉसिस लॉ भी बोलते हैं। ये आपके पास गॉस थ्योरम, गॉस ने दी है, गॉस लॉ भी बोलते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या होता है आपके पास? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, it is equal to the product of 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface, enclosed by the surface या closed by the surface। कि हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? Q। तो ये क्या होगा? हमारे पास फ्लक्स होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी टोटल चार्ज। ये क्या है हमारे पास? गॉस थ्योरम। अब इसी गॉस थ्योरम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं अभी। तो ये फ्लक्स हमारे पास फॉर्मूला आया था लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और यही किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके इक्वल? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है? गॉस थ्योरम। ओके, अब इस गॉस थ्योरम का हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है। गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, ये सेंटर O और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास R। मैंने बताया था इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किधर होगा? यूनिट वेक्टर, ये मैंने छोटा सा सरफेस ले लिया, स्मॉल सरफेस ds, और इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा हमारे पास? आउटवर्ड। यहाँ पे चार्ज हमारे पास Q पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गई? आउटवर्ड। अब देखो E और N हमारे पास दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या बनेगा आपका? 0। ओके, क्लियर? ये पॉइंट हो गया मेरे पास P पॉइंट, P पॉइंट निकाल ली है। ओके, अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, के क्यू Q1 Q2 कर सकते हैं और अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका यूज होगा। ओके, अब आपको फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसको डॉट प्रोडक्ट है, ओपन करो, लाइन इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। अब हमारे पास cos थीटा, थीटा हमारे पास कितना आ गया 0, ये आ जाएगा E ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है, E ds आ गया। अब हमारे पास E हम बाहर साइड ले लेंगे और ds लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल हमारे पास टोटल हो गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ds का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, स्फीयर के लिए E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, और E क्या होगी हमारे पास के क्यू, ये दिख रहा है, दिख रहा है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अब बचेगा आपके पास के क्यू। इस के को भी ओपन करना है हमें, के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट भी लाना है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ये थी आपके पास गॉस थ्योरम। ओके, तो अब इसकी गॉस थ्योरम की हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस करनी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना, और फॉर्मूला आपका ये हमेशा यूज होगा, तो इसको याद रख लेना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।